11 साल लंबी अद्भुत विजय यात्रा में मैसेडोनिया का नौजवान सिकंदर मिस्र से भारत तक विजय प्राप्त करता चला गया। उसके पीछे पीछे ग्रीक संस्थाएं और ग्रीक भाषा आई जो प्राचीन विश्व का मानदंड बन गई। सत्ता के नशे ने सिकंदर को अपने दोस्तों से दूर कर दिया और उसे एक सुखद अंत तक नसीब नहीं हुआ। आइए देखते हैं सिकंदर कौन था, उसका प्रारंभिक जीवन कैसा था और उसे विश्व विजय की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। वो आखिर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही क्यों लौट गया। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और उससे भी पश्चिम में पड़ता है यूरोप। यूरोप में एक देश था जिसका नाम था मैसेडोनिया। मैसेडोनिया का राजा था फिलिप और फिलिप के घर पर जन्म हुआ था एक बच्चे का नाम था अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं। जिस दिन सिकंदर पैदा हुआ, इफेसस में डायना के मंदिर, जो कि मंदिर प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है, उसमें आग लग गई। पूर्व के भविष्यवक्ताओं ने इस शकुन की व्याख्या करते हुए कहा, एशिया को नष्ट करने वाली ताकत पैदा हो गई है। सिकंदर का रंग गोरा था, बाल लाल थे और आंखें पनीली नीली थी। एक भीनी स्वाभाविक सी मीठी सी खुशबू उसके शरीर से आती रहती थी, जो उसके कपड़ों को भी महका देती थी। सिकंदर जिंदगी से करतब और गौरव चाहता था, न कि आराम और संपत्ति। शोहरत में उसकी जान बसती थी। जब उसने अपने पिता राजा फिलिप, जो कि मैसेडोनिया के राजा थे, उनकी विजय गाथाएं सुनी तो वह सिकंदर उत्तराधिकार में ज़्यादा संपत्ति और ताकत पाकर खुश होने की बजाय यह सोचकर उदास था कि उसके जीतने के लिए काफ़ी कम बचेगा। वह अक्सर अपने दोस्तों के सामने अपना दुख प्रकट करता रहता था कि जब तक वह राजा बनेगा तब तक कुछ करने को बचेगा ही नहीं। सिकंदर ऐसे राज्य का राजा बनना चाहता था जो मुसीबत और लड़ाइयों से घिरा हो, ताकि उसे अपना जोश और समता आजमाने दिखाने का मौका मिले और वह इतिहास पर अपनी छाप छोड़े। उसे अपने लिए आराम की जिंदगी पसंद नहीं थी। वह नौजवान योद्धा, कला प्रेमी था और सीखने की अदम्य इच्छा रखता था। उसे शिकार और युद्ध कला बहुत पसंद थी। वह इन्हें बहुत प्रोत्साहित करता था। उसे मुक्केबाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। बुफी से फेलस सिकंदर का घोड़ा था, जिसे बहू के अफला भी कहते हैं, जो उसके ज़्यादातर कामों में उसके साथ था। कुछ घोड़े के व्यापारी इस शानदार जानवर को राजा फिलिप के पास बेचने के लिए आए थे, परंतु कोई आदमी उसे काबू में नहीं कर सका तो वापस लेकर जाने लगे। सिकंदर ने व्यंग्य में कहा, शर्म की बात है कि इतने शानदार घोड़े को इसलिए खोना पड़ेगा कि कोई उसको ठीक से या ठीक तरीके से साधना नहीं जानता है। फिलिप ने पहले तो लड़के की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सिकंदर अड़ा रहा। आखिरकार फिलिप ने कहा, क्या तुम अपने से बड़े लोगों को यह दिखाना चाहते हो कि तुम ही लायक हो और तुम ही ज़्यादा जानते हो? सिकंदर ने साहस भरकर कहा, हाँ, मैं सवारी कर सकता हूँ। इस पर सब हंस पड़े। उसने घोड़े की कीमत की शर्त लगाई और उसे आजमाने का मौका पा लिया। सिकंदर ने समझ लिया कि बुफीसेफेलस अपनी ही परछाई से डरता है, इसलिए उसने घोड़े का मुंह सूरज की तरफ कर दिया और आराम से बैठा दिया। फिर उसी दिशा में थोड़ा सा चलाया। जब भी वह डरता था या बेचैन होता, सिकंदर उसे प्यार से थपथपा देता। अचानक सिकंदर कूद कर उसकी पीठ पर चढ़ गया और मजबूती से लगाम खींची। जब तक कि उसका बागीपना चला नहीं गया, फिर से उसने बुफीलेस को पूरी रफ्तार से भागने दिया और अपनी आदेशपूर्ण आवाज़ में उसको नियंत्रित करता रहा। सिकंदर के पिता और दूसरे लोग घबराहट से भरे रहे, जब तक कि उन्होंने सिकंदर को घोड़े पर उत्साह से भरे वापस आते न देख लिया। राजा फिलिप ने आंखों में आंसू भरकर कहा, ओह मेरे बेटे, तुम अपने व्यक्तित्व के अनुरूप और अपने लायक राज्य बनाओ। मैसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। इसके बाद फिलिप ने अरस्तु को सिकंदर का शिक्षक बनने के लिए बुलाया। अरस्तु जो था वह प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो जो थे सुकरात के शिष्य थे। अरस्तु अपने समय के मशहूर विचारक और दार्शनिक थे। उन्होंने तर्क, राजनीतिक सिद्धांत और प्राकृतिक विज्ञान पर बहुत काम किया था। साधारण शिक्षक सिकंदर के लिए काफ़ी नहीं होता, क्योंकि सिकंदर तर्क के सिवा और किसी चीज़ से काबू में नहीं हो सकता था। हर तरीके की चीज़ों को पढ़ने और सीखने में उसकी रुचि थी, लेकिन होमर की इलियड उसकी पसंदीदा पुस्तक थी। इलियड पुस्तक योद्धाओं में हमेशा पसंद की जाती थी। किस्सा यूँ है,
ट्राय पर कब्जे के 9वें साल में कुछ हफ्ते पहले जब इलिकीस, जो सिकंदर की ही तरह एक मजबूत और बड़ा योद्धा था, उसने अपना बहुत अच्छा दोस्त युद्ध में खो दिया, तो उसने दुश्मन से भयंकर बदला लिया। आज भी पुरातत्व खोज बताती है कि ट्राय सचमुच में था और जैसा होमर ने बताया है उतना ही बड़ा था। सिकंदर जब भी अपने युद्ध पर निकलता, हमेशा अपने साथ अरस्तु की टिप्पणियों से भरी पुस्तक इलियड को पास में साथ लेकर निकलता। अरस्तु का उस पर बहुत गहरा प्रभाव था और वह कहता था कि वह अरस्तु को अपने पिता फिलिप जितना प्यार करता है। उसके पिता ने उसे जीवन दिया और शिक्षक ने जीने का तरीका सिखाया। जब सिकंदर 16 साल का था, फिलिप ने उसे मैसेडोनिया का शासक या शासन सौंप दिया और खुद बिजेंटियम को जीतने के लिए चल पड़ा। मेदी लोगों ने विद्रोह कर दिया। सिकंदर ने उनके सबसे बड़े शहर पर चढ़ाई करके उसे हरा दिया और शहर का नाम बदलकर अपने नाम पर अलेक्जेंडर रोपिलियस रख दिया। फिलिप ने कोरोनिया की लड़ाई में सिकंदर को घुड़सवार सेना का सेनापति बना दिया। सिकंदर ने थिप्स के पवित्र जत्थे को तोड़ने का काम किया। कोरोनिया की लड़ाई में 338 ईसा पूर्व जो राजा फिलिप मैसेडोनिया का राजा था, वह एथेंस और उसके सहयोगियों को हराकर ग्रीस का राजा बन गया। इस शुरुआती बहादुरी से पिता को सिकंदर का इतना प्रशंसक बना दिया कि उसको यह सुनना पसंद था कि फिलिप उनका जनरल है और सिकंदर उसका राजा। सिकंदर की माँ ओलिम्पियास के साथ फिलिप की ज़िंदगी बड़ी तूफ़ानी थी। फिलिप ने एक बार अब उसकी निगरानी और उसके बिस्तर पर सांप देखा। उसके बाद वे एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। फिलिप की नई शादी ने ओलंपियास को क्रोध से भर दिया और वह आक्रामक, ईर्ष्यालु और कभी माफ़ न करने वाली बन गई। महिलाओं में कुछ समस्या चल रही है, यह बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। ओलंपियास ने सिकंदर तक को अपने पिता के खिलाफ कर दिया। उनके संबंध टूटने की नौबत तक आ गई जब फिलिप ने एटलस की जवान भतीजी क्लियोपेत्रा से शादी कर ली। शादी की दावत में एटलस, जो कि नशे में था, जाम टकराते हुए मैसेडोनिया वासियों को भगवान से प्रार्थना करने को कहा कि उसकी भतीजी राज्य का उत्तराधिकारी पैदा करे। सिकंदर इससे बड़ा चिढ़ा गया। उसने कप एटलस की तरफ फेंका और कहा, मैं क्या कहूँ। तब एक नाजायज औलाद फिलिप ने भी बहुत पी रखी थी। उसने एटलस का पक्ष लिया और सिकंदर के पास तलवार खींचकर आ रहा था कि फिसल कर फर्श पर गिर गया। सिकंदर अपने शराबी और फूहड़ पिता का मजाक उड़ाते हुए अपनी माँ ओलंपियास के साथ मैसेडोनिया छोड़कर चला गया। परिवार का एक पुराना मित्र फिलिप से मिलने आया। फिलिप ने उससे पूछा, यूनानी लोग आपस में शांति से हैं? आने वाले ने जवाब दिया, बड़ी हैरानी की बात है कि तुम्हें यूनान की शांति की चिंता है, जबकि तुम्हारा अपना घर इतनी लड़ाइयों से घिरा है। फिलिप इशारा समझ गया और उसने सिकंदर को घर बुलावा भेजा। जल्दी ही ऐसा कुछ हुआ कि उन दोनों के बीच फिर से दरार बढ़ गई। अब तक फिलिप को दूसरी पत्नी से एक पुत्र प्राप्त हो चुका था। इसका नाम अरिहेदियास था। वह स्वस्थ बच्चा था, लेकिन ओलंपियास ने कुछ दवाएं देकर उसके मस्तिष्क को विकृत कर दिया। कारिया के राज्यपाल ने अपनी लड़की का अरिहेदियास के साथ विवाह सुझाव दिया ताकि फिलिप ने रिश्तेदारी हो जाए। ओलंपियास ने सिकंदर के कुछ सलाहकारों को साथ लेकर सिकंदर के दिमाग में शक भर दिया कि इस तरह फिलिप अरिहेदियास को उत्तराधिकारी बना देगा। सिकंदर ने एक अभिनेता थिसालस को राज्यपाल के पास यहाँ हिदायत देकर भेजा कि अरिहेदियास की बुराई लेकर या करके उससे कहे कि अपनी लड़की की शादी सिकंदर से कर दे। निसंदेह राज्यपाल उसकी जगह सिकंदर को दामाद के रूप में पाने की बात सुनकर ज़्यादा प्रसन्न हुआ। फिलिप को सिकंदर के प्रस्ताव का पता लगा। उसने काफ़ी जोर देकर सिकंदर को बताया कि वह जो सत्ता अधिकार में करने जा रहा है, उसके लिए यह उपयुक्त नहीं होगा कि वह एक ऐसे शख्स से उसकी बेटी का हाथ मांगे जिसकी हैसियत एक असभ्य राजा के गुलाम से ज़्यादा नहीं हो। फिलिप ने थिसालस को जंजीरों से बंधवा कर वापस भिजवा दिया और सिकंदर के कुछ साथियों को, जिन्होंने उसके दिमाग में ऐसा विचार डाला था, देश निकाला दे दिया। थोड़े ही समय बाद फिलिप को मार डाला गया। हत्यारा पोसानियस था, जो फिलिप से इस बात से नाराज था कि एटलेस से चोट खाने के बाद जब वह न्याय मांगने फिलिप के पास गया तो
फिलिप ने अपनी पत्नी के प्रभाव और सिखावे में आकर न्याय करने से इनकार कर दिया। ओलंपियास ने उसका फायदा उठाकर और अपने पति से बदला लेने के लिए पोसानियस को हथियार बना लिया। जैसे ही फिलिप रास्ते से हटा, ओलंपियास ने अपने सबसे ज़्यादा नफरत की पात्रा जवान क्लियोपेत्रा को मार दिया। तो इस तरह 20 साल की उम्र में सिकंदर मैसेडोनिया का राजा बन गया। सिंहासन संभालते ही सिकंदर अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने लगा, जिसकी शुरुआत उसने अपने चचेरे भाई पूर्व अमिनीटस चौथे की हत्या करवा के की। उसने लैंकेस्टिस क्षेत्र के 2 मैसेडोनियन राजकुमारों को भी मरवा दिया। हालांकि तीसरे अलेक्जेंडर लैंकेस्टिस को छोड़ दिया। ओलंपियस ने क्लियोपेट्रा, इरिडियस और यूरोपा, जो कि फिलिप की बेटी थी, जिंदा जला दिया। जब अलेक्जेंडर को इस बारे में पता चला तो वह क्रोधित हुआ। सिकंदर ने अटलूस की हत्या का भी आदेश दिया, जो कि लियोपेट्रा के चाचा और एशिया अभियान की सेना का अग्रिम सेनापति था। अटलूस उस समय एथेंस में अपने दोष रहित होने की संभावना के बारे में डेमोथेंस की बातचीत करने गया था। अटलूस ने सिकंदर का कई बार घोर अपमान कर चुका था और लियोपेट्रा की हत्या के बाद सिकंदर उसे जीवित छोड़ने के लिए बहुत खतरनाक मानता था। सिकंदर ने हर्डियस को छोड़ दिया, जो कि संभवतः ओलंपियस द्वारा जहर देने के परिणाम स्वरूप मानसिक रूप से विकलांग हो चुका था। फिलिप की मृत्यु की खबर से कई राज्यों में विद्रोह होने लगा, जिनमें थिप्स, एथेंस, थिप्सली और मैसेडोन थे, या उसके उत्तर में थ्रेसियन जनजाति शामिल थे। जब विद्रोह की खबर सिकंदर तक पहुंची तो उसने तुरंत उस पर ध्यान दिया। कूटनीति का इस्तेमाल करने की बजाय सिकंदर 3000 मैसेडोनियन घुड़सवार ले सेना का गठन कर थिस्ली की तरफ दक्षिण में कूच करने लगा। उसने पाया कि थिस्ली की सेना ओलंपियस पर्वत और ओसा पर्वत के बीच के रास्ते पर कब्जा किए हैं। उसने अपनी सेना को ओसा पर्वत पर चढ़ने का आदेश दिया। दूसरे दिन जब थिस्लियस सेना जागी तो पाया कि सिकंदर अपनी सेना के साथ उसके पीछे खड़ा था और उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर ने उनकी घुड़सवार सेना को अपने में मिलाकर एक दक्षिण में पेलोपोनियस की ओर कूच करने लगा। सिकंदर थर्मोपाइल में रुका, जहां उसे एम्फिक्टियोनिक लीग के नेता के रूप में चुना गया। फिर वह वहां से दक्षिण की ओर कोरिंथ की ओर निकल गया। एथेंस ने शांति के लिए गुहार लगाई, जिसे सिकंदर ने मान लिया और विद्रोहियों को माफ़ कर दिया। सिकंदर ने कई अभियान किए, कई लड़ाइयाँ की, लेकिन विश्व विजय के दौरान उसने बाल्कन अभियान किया और बाल्कन अभियान के बाद में उसने भारत अभियान, या ये कहें कि भारतीय उप महाद्वीप के अभियान पर ध्यान केंद्रित किया। भारत में स्थिपिमेनेस की मृत्यु और रोक्सेना के साथ उसकी नई शादी के बाद सिकंदर ने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर अपना ध्यान ले गया। उसने गांधार, जो कि वर्तमान क्षेत्र में पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान का क्षेत्र है, के सभी प्रमुखों को आमंत्रित कर उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र, जो कि सिकंदर के अधीन करने के लिए कहा। तक्षशिला के शासक अम्भी, जो कि ग्रीक नाम ओम्फी है, जिसका राज्य सिंधु नदी से झेलम नदी या हाइडेस्पिस जिसे हम कहते हैं वहां तक फैला था, इसे स्वीकार कर लिया। सिकंदर फारसी साम्राज्य को रोनते हुए सर्वप्रथम सिस्तान में घुसा। यहाँ से वह अफगानी प्रदेश में आया। उसने यहाँ पर अराकोसिया का अलेक्सांड्रिया नगर बसाया, जो आज कंधार कहलाता है। इसके बाद वह हिंदूकुश क्षेत्र में बढ़ा, जहाँ उसने काकोसिया का अलेक्जेंड्रिया, जो कि आज चारिकार कर्टना कहलाता है, नगर बसाया। अब उसने हिंदूकुश पार कर बैक्ट्रिया, जिसे बल्ख कहते हैं, विजित किया। इसके बाद उसने भारत के उत्तर पश्चिम प्रवेश द्वार हिंदूकुश को पुनः 327 ईसा पूर्व में पार किया और पूर्व बसाए नगर काकोसिया का अलेक्जेंड्रिया में रुकते हुए भारतीय राज्यों के विजय के लिए काबुल घाटी की ओर बढ़ा। सिंधु के पश्चिमोत्तर प्रदेश में सिकंदर की विजय हुई। सिकंदर ने काबुल घाटी स्थित निकायों में अपनी सेनाओं को 2 भागों में बांटा। उसने सेना के एक भाग को अपने विश्वस्त सेनानियों हेफिस्तियान और फार्दिकस के नेतृत्व में काबुल की दक्षिणी घाटी सिंधु पहुंचने तथा उस नदी पर सेतु निर्माण हेतु भेजा।
यह सेना आसानी से अपने गंतव्य मार्ग पर बढ़ती गई और मार्ग में हस्ती के अतिरिक्त प्रायः सभी ने यूनानी सेना के आगे समर्पण कर दिया। सेना के दूसरे भाग को लेकर सिकंदर स्वयं काबुल के उत्तरी घाटी में सहायक नदियों व दुर्गम पहाड़ियों को या मार्गों को लांघता हुआ आगे बढ़ा। सिकंदर के आगे बढ़ने के पूर्व ही तक्षशिला नरेश अम्बी के समर्पण की सूचना मिली। अब सिकंदर दुर्गम पर्वतीय मार्गों का अनुसरण करते हुए अस्पेशियन जिसे अश्वक राज्य में घुसा। इस जाति ने यूनानी आक्रमणकारियों का पग पग पर कड़ा प्रतिरोध किया। अंत में अश्वकों ने अपने मुख्य नगर मस्सग, जो खाई, प्राचीर और प्राकृतिक चट्टानों से पूरी तरह सुरक्षित था, उसमें एकत्र हो रक्षात्मक युद्ध शुरू किया, जिसे हम गोरिल्ला भी कहते हैं। दुर्भाग्यवश अश्वक नेता अश्वकर्ण इस युद्ध में तीर से घायल होकर मर गया। अतः नेताहीन अश्वक यूनानियों से हार गए। सिकंदर ने संभवतः अश्वकर्ण की पत्नी को बलपूर्वक ग्रहण कर लिया, जिससे जस्टिन के अनुसार सिकंदर को एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। युद्ध में आयुध जीवियों ने भाग लिया था। मस्सक के इस युद्ध में अश्वकों की ओर से लड़े पंजाब के 7,000 आयुध जीवियों के शांतिपूर्वक लौटने की शर्त थी, परंतु जब ये आयुध जीवी लौटते हुए एक पहाड़ी के निकट रुके हुए थे, तब एकाएक सिकंदर ने शर्त तोड़कर उन पर आक्रमण कर दिया। युद्ध उपरांत अश्वक यूनानी संधि अनुसार इन आयुध जीवियों ने अपने स्त्री बच्चों को मध्य में कर यूनानियों का भयंकर प्रतिरोध किया और अंततः वे गौरवमय युद्ध में मरे। सिकंदर के इस अन्यायपूर्ण कार्य की यवन लेखकों ने भी भर्त्सना या ऐसी है। अशोकों की पराजय के बाद सिकंदर ने इनके संबंधी अस्केनी और पड़ोसी गुराइयन जातियों का पराजित किया। कुन्नर तथा स्वाद घाटी की इन प्रमुख जातियों को विजित करने के बाद सिकंदर ने अशोकों के कुछ पश्चिम तथा कोहिनूर की निचली पर्वत श्रृंखला में बसे निसा गणतंत्र या गणराज्य से प्रवेश किया। निसियों ने संभवत युद्ध की भयंकरता से बचने के लिए अपने को यूनानी देवता डायोनियस का वंशज बताया और सिकंदर के हितैषी बन गए। सिकंदर ने अपनी सेना के साथ निसा में कुछ समय विश्राम किया। इसी समय उसे यूनानी सेना के अगले भाग के पेशावर पहुंचने की सूचना मिली थी। आगे हम देखेंगे कि वह किस तरह सिंधु पार किया और किस तरह उसने हाइडा स्पीच या झेलम का युद्ध या पोरस के साथ उसने युद्ध किया। धन्यवाद।